नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कल देर रात को कांग्रेस ने अपने 8 लोकसभा उम्मीदवारों की, हरियाणा के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट है जारी कर दी है। मेरे साथ डॉक्टर सतीश त्यागी जी हैं, उनसे पूरा सीटी स्कैन करेंगे। जो मेरे हाथ में ये आप लिस्ट देख पा रहे हैं, ये असली वाली लिस्ट है, क्योंकि अक्सर कई लोगों के ये भी फोन आए कि ये तो असली वाली लिस्ट होगी ना। तो ये लिस्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये जो तमाम 8 नाम है वो असली वाली लिस्ट कांग्रेस की अब आ गई है। डॉक्टर साहब, इसका पूरा एक्सरे और सीटी स्कैन आज आपके साथ हम करेंगे। प्राथमिकी तौर पर अगर देखें फर्स्ट स्टेज में, क्या ये चौंकाने वाली लिस्ट डॉक्टर सतीश त्यागी मानते हैं या ऐसा ही होना था? क्योंकि 2-3 दिन पहले गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे जो डॉक्टर सतीश त्यागी दावा करते हैं, वो लिस्ट बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, वो हमें नजर आती है। देखिए, चौंकाने वाली कतई नहीं है। सिर्फ एक नाम आम लोगों को चौंका सकता है, वो है बुद्धि राजा का, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बाकी तो वरुण का नाम अम्बाला से बिल्कुल सबको पता था, चल रहा था, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था उनके सामने। कुमारी शैलजा सिरसा से ऑलमोस्ट साफ थी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का क्लियर था, और सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी के नाम की चर्चा काफ़ी थी, और हिसार से जयप्रकाश भी चर्चा में थे। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार आए हों। और महेंद्र प्रताप भी फरीदाबाद से उनका नाम था और प्रमुखता से था, बड़े लीडर हैं, इसलिए उसको खारिज भी नहीं कर सकते। तो केवल एक नाम को छोड़ के, बुद्धि राजा के, इसमें जो आए हैं वो कोई चौंकाने वाले हैं नहीं उस तरह के। और चौंकाने वाली बात सिर्फ ये है, और थोड़ी राहत की बात भी है, कि इस लिस्ट का इंतज़ार बहुत हो रहा था, और इस इंतज़ार का फ़ायदा उठा के कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक फेक लिस्ट भी जारी कर दी थी। तो ये शंका बिल्कुल जाहिर होती है बार बार, जैसा आप भी कह रहे थे, आपको बताना पड़ा कि असली वाली है, तो ये असली ही लिस्ट है। और जो फेक आई थी उसमें भी ऑलमोस्ट इक्का दुक्का नाम ऐसे थे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन 8 में से 5 या 6 नाम ऐसे हैं जो फेक लिस्ट में भी थे और इसमें भी है। लेकिन राहत की बात है कि लिस्ट आ गई है, और चौंकाने जैसी बात कोई लंबी चौड़ी है नहीं ऐसी। भूपेंद्र हुड्डा साहब के बारे में कहा जाता है टेबल की राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी वो हैं, तो क्या इस लिस्ट के बाद वो साबित हुए? और हुड्डा साहब के अनुसार मुताबिक ये टिकट मानते हैं आप, या सर्वे के आधार पे विनिंग कैंडिडेट्स को ये टिकट है वो दी गई है? देखिए, कॉम्बिनेशन है। प्रथम दृष्टया अगर आप इसको देखेंगे तो ये हुड्डा गुट का या हुड्डा साहब का प्रभाव इसमें बिल्कुल साफ है। जो दूसरा गुट है SRK, वो गुट है तो ज़रूर, लेकिन वो इतना प्रभावशाली गुट नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ें तय कर ले। उस गुट की जो सबसे बड़ी नेता हैं कुमारी शैलजा, उनका नाम तो शुरू से था ही। अब आती है आर की बात, रणदीप कहीं से टिकट मांग नहीं रहे थे, और रणदीप का स्तर इतना बड़ा है नहीं कि वो किसी की टिकट की लड़ाई लड़ लें। और ऐसा कोई नाम आपको पता होगा, वो किसी की वकालत कर नहीं रहे थे। किरण चौधरी के लिए ज़रूर ठेस पहुंची है कि वो बड़ी लीडर थी, SRK गुट की महत्वपूर्ण नेता थी, चौधरी बंसीलाल के परिवार की जो विरासत है उसको वो थाम रही हैं। उनकी बेटी श्रुति वहाँ से MP रह चुकी हैं, तो श्रुति का एक हक बनता भी था, तो उनका नाम वहाँ से कटना जरूर निश्चित रूप से किरण चौधरी के लिए एक चोट है, और उस नाते से SRK गुट के लिए एक हानि उस स्तर पर कह सकते हैं। जहाँ तक हुड्डा साहब का सवाल है, दीपेंद्र की सीट बिल्कुल साफ थी, सतपाल ब्रह्मचारी का नाम चल रहा था, ये हुड्डा साहब के कोटे में जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। जयप्रकाश को हिसार से टिकट मिलना भी हुड्डा साहब की वजह से मिला है। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप, हालांकि वो करण दलाल का नाम साथ उन्होंने रखा था ओब्लिक करके, लेकिन महेंद्र प्रताप भी वस्तुतः उन्हीं के आदमी हैं। तो कुल मिला के अगर आप पूरी सूची को देखें तो हुड्डा का एक प्रभाव तो इस पर है कि वो इसमें कामयाब रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं नकारना चाहिए कि ये जो आई है सूची, ये सर्वसम्मति से आई है, इसको हाई कमान ने भी पास किया है। तो हाई कमान जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया है, मुतमईन हो गया है, और उसने ये भी देख लिया है कि तमाम धड़ों की कहीं ना कहीं इसमें शांति, मतलब उनको जगह दे दी गई है, उसके बाद ये जारी हुआ है। दूसरे से महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 लोग ऐसे हैं जो युवा हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं। चूँकि कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष 86-87 साल के हैं, तो उस श्रेणी में 50 साल से नीचे के जो लोग आ रहे हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, वरुण मुलाना हो, या दिव्यांशु बुद्धि राजा हो, तो यूथ का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है। इतना शायद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की इच्छाओं का कहीं इसमें पालन हुआ है। और एक चीज़ मुझे अभी ध्यान आती है कि जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, तो सोनिया गांधी ने 2 लोगों से मुलाकात की थी,
ब्रजेंद्र सिंह से पहले और फिर किरण चौधरी से। और तब भी हमने कहीं कहा था कि इन दोनों लोगों को सोनिया जी तभी बुलाती हैं, इस तरह मतलब हाईकमान तभी बुलाता है जब कोई चीज़ उन्हें समझानी होती है, कन्वेंस के या लिए। तो ये हो सकता है कि उन्होंने ये समझाया हो कि भाई आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आप इस लिस्ट में हैं नहीं। सोनिया जी का जो स्तर है उससे मैं इतना अनुमान लगा सकता हूँ, उन्होंने इन दोनों लोगों को इसलिए बुलाया था कि आप अभी तसल्ली से बैठे, विधानसभा चुनाव है भविष्य में शीघ्र, और मैं चाहूँगी कि ब्रजेंद्र या श्रुति वो विधानसभा की लड़ाई लड़ें। लोकसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि एक सर्वसम्मति से ऐसी बन जाए। और दूसरे इसमें जो कांग्रेस ने इस बार भाजपा से ज़्यादा सर्वेक्षण कराए हैं, अभी भी हम पढ़ रहे थे 2-3 दिन पहले भी कि अभी अंतिम चरण में भी एक सर्वेक्षण कांग्रेस ने कराया, तो उसमें जैसी सूचना हमारे पास है कि जब हिसार का मसला आया तो ब्रजेंद्र सिंह सर्वेक्षण में जयप्रकाश से पिछड़ रहे थे और श्रुति चौधरी रावदान सिंह के मुकाबले उसमें पिछड़ रही थी। सत्यता की पुष्टि मैं नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पे जो चर्चा हो रही है वो ये है, तो सर्वेक्षण का भी इसमें अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुल मिला के मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि राहुल गांधी की संस्तुति से, अनुमति से, सहमति से ये सारी सूची बनी है। बिल्कुल निश्चित रूप से इस पे हुड्डा साहब का प्रभाव झलक रहा है, उनके लोगों को ज़्यादा समायोजित किया गया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे की टिकट करना, क्या ये अब साफ संदेश है कि बांगर की धरती पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो उनसे ज़्यादा मजबूत हैं? और क्या किसान आंदोलन की एंटी इनकम्बेंसी, ब्रिजेंद्र सिंह की एंटी इनकम्बेंसी जो टिकट कटी है उसके आड़े आई है? और इसके अलावा कौन सी बात डॉक्टर सतीश त्यागी को लगती है जो चौधरी बीरेंद्र के बेटे की टिकट कटी? देखिए, जो फैक्टर्स आपने गिना है वो सब मैटर कर रहे हैं। चूँकि वो रहे हैं 5 साल सांसद रहे हैं, तो वो एक फैक्टर था। दूसरे, एकदम से जब आप पार्टी 40 साल रहे, उसके बाद आप भाजपा में चले गए, आप आ रहे हैं, बोले कि सम्मानजनक आपकी विदाई हो, मतलब उसमें आगमन हो रहा है, लेकिन ये संदेश संगठन में देना, लोगों को देना कि आप जितने महत्वपूर्ण कांग्रेस में थे उतने ही महत्वपूर्ण आप भाजपा में हैं, और आप जब फिर से लौट के कांग्रेस में आ रहे हैं फिर आप और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इस तरह का संदेश हाईकमान नहीं देना चाह रहा था। जहाँ तक हुड्डा साहब के प्रभाव की बात है, देखिए रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी और कुरुक्षेत्र, ये 5 लोकसभा सीटें जाट बहुल सीटें हैं। ये जाटों की बहुत खासी संख्या है। जहाँ तक अब हमारे पास नेता कौन है जाट कम्युनिटी के, किरण चौधरी हैं, रणदीप हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं कांग्रेस के पास में, और तीनों ही एक पॉकेट के लीडर हैं। हुड्डा साहब भी पॉकेट के लीडर हैं, लेकिन हुड्डा साहब की जो पॉकेट है उसका साइज बहुत बड़ा है। उनका साइज जाता है 1 या 2 विधानसभा क्षेत्रों तक, इनका साइज लंबा है, लंबा चौड़ा है। दूसरे, आज जब हरियाणा की राजनीति बाइपोलर हो गई है, जाट वर्सेस नॉन जाट हो रही है पूरी तरीके से, तो हुड्डा साहब का प्रभाव न केवल रोहतक, सोनीपत, पुराने जो उसमें है, हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा उनका प्रभाव है, अपने जरिए भी, प्लस उनके पास जो कैंडिडेट हैं विधानसभा के उनके जरिए भी। तो इस बात को हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए मानने में, और बिल्कुल हमें कोई प्रभाव के बिना ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हुड्डा साहब जाट समुदाय के प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। अब उनके सामने चुनौती ये है, सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से लड़ रहे हैं। अगर हुड्डा साहब के सामने चुनौती भी है अपने आप को बड़ा लीडर सिद्ध करने की, उनको मान तो लिया गया है कि अगर वो सतपाल ब्रह्मचारी को जितवा देते हैं जी, जितवाने का अर्थ ये है कि जाट वोट को वहाँ ट्रांसफ़र करा दें, तो वो उनकी लीडरशिप कन्फर्म हो जाएगी। सेम केस हिसार के साथ में वहाँ करा दें, और यही केस भिवानी महेंद्रगढ़ में होता है। चूँकि रावदास सिंह का यादवों में प्रभाव है, अगर जाटों की संख्या भारी वहाँ मिल जाती है तो वो सीट निकाल लेंगे। तो अगर हुड्डा साहब का प्रभाव कि वास्तव में है और वो पैन हरियाणा लीडर हैं, और वो ये 5 सीटों पे ये गुल खिला देते हैं, उन आज की तारीख में मान रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ उनका प्रभाव है, और वो 5 सीटें इनको जितवाने की स्थिति में हैं। जीत जाएंगे यानी वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये हुड्डा साहब के लिए भी चुनौती है। तो कांग्रेस हाईकमान ने सारे पहलुओं को ध्यान में रखे, सर्वेक्षणों को ध्यान में रखे, और जैसे सोनीपत का मामला है कि यहाँ मोहनलाल बडोली हैं भाजपा के, तो उन्होंने ऐसे क्षेत्र से लिया है जो सोनीपत का जो दूसरा जींद वाला पार्ट है वहाँ से लिया है, और एक उनकी जो अपना एक प्रोफाइल है रिलीजियस क्षेत्र में, उसको भी मैटर करता है। तो कुल मिला के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक समस्या सिर्फ ये आती है, जो कमज़ोर कैंडिडेट के रूप में माना जा रहा है वो है दिव्यांशु बुद्धिराजन जी, कि ये कमज़ोर कैंडिडेट इस अर्थ में है चूँकि वो मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके सामने खड़ा है। लेकिन कई बार प्रवीण जी, राजनीति में बड़े चमत्कार भी होते हैं। अगर
मनोहर लाल जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके 10 साल के शासन के लोग संतुष्ट नहीं है, तो आप ये इसको मानना कि कुछ भी हो सकता है। दिव्यांशु बुद्धि राजा आज की डेट में वो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट लग रहा है, दो व्यक्तित्वों की तुलना करने में, लेकिन कुछ भी संभव है राजनीति में। चौधरी वीरेंद्र के अगेंस्ट एक ऑडियो जो हुआ था, क्या वो भी गया है? और त्यागी जी, ये भी लगातार कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने बाकायदे आश्वासन दिया था, और जब चर्चा चली तो खड़गे जी बार बार इस बात को रख रहे थे कि हमारे आश्वासन पे चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे शामिल हुए हैं, और खड़गे जी कहीं ना कहीं उनके ऊपर है वो अड़े हुए थे। तो क्या अगेंस्ट वो ऑडियो भी अगेंस्ट गई, और जो खड़गे जो कह रहे थे कि इस शर्त पे वो शामिल हुए हैं, ये आखिरकार कैसे हुड्डा साहब हैं वो कर पाए वहाँ पे? राहुल गांधी को कैसे कन्विंस कर पाए होंगे? देखिए, बहुत संभव है जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नो डाउट, लेकिन वो राहुल गांधी से ज़्यादा शक्तिमान तो नहीं है, और ना ही सोनिया गांधी से। अंतिम निर्णय तो ऊपर वही उन्होंने लेना है, और राहुल गांधी का निर्णय विशुद्ध इस रूप से लिया गया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है, और जिताऊ कैंडिडेट वो है जो उनके सर्वेक्षण उनको बता रहे हैं, उसके दृष्टिगत ये सारे निर्णय लिए हुए हैं। गुटबाजी को फिलहाल विराम दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा का अंत तक जोर ये रहा, वो बहुत समझदार खिलाड़ी हैं, उनको पता चल गया कि विनिंग कैंडिडेट पे वो अड़ गए, और राहुल गांधी की बात ये समझ में आ गई, आप काट नहीं सकते, आप जिताऊ कैंडिडेट को तो टिकट देंगे ना। अब वो इसी चीज़ पर अड़े रहे। टिकट देरी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो सर्वेक्षण आ रहे थे वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे थे। तो कई मसलों पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने तर्क से काम चलाया है। तो इसमें केवल हम ये माने कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव इतना महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। कई बार जब आप बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो आपकी जो रीजनिंग है, आपके जो तर्क हैं, वो महत्वपूर्ण है, और उस समय हाईकमान ये देखता है कि जो ये तर्क दे रहे हैं वो हमारे सर्वेक्षण से मेल खा रहा है काफ़ी हद तक। और एक एक सीट इस समय कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे ये नहीं लगता कि चौधरी वीरेंद्र सिंह इस बात से खफा हो जाएंगे कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। थोड़ा सा संतोष मुझे किरण चौधरी में जरूर लग रहा है, लेकिन दोनों को ये पता है कि अब कोई विकल्प नहीं है। ना तो वीरेंद्र सिंह भाजपा में लौट सकते हैं, और ना ही किरण चौधरी अतीत में गए हुए लीडर्स के साथ जो भाजपा ने किया है, उनका मान सम्मान किया है, उसको देखते ना वो हिम्मत जुटा पाएंगी, वहाँ जाएंगी। दोनों नेताओं का भला इसी में है कि वो मिल के, और हाईकमान भी उनको सलाह देगा कि कांग्रेस की सीटें जिताएं। 34 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि बंसीलाल परिवार से कोई भी आदमी है वो भिवानी महेंद्रगढ़ से है, वो मैदान में नहीं है। क्या ये बंसीलाल परिवार की जो राजनीति है उसका डाउनफॉल आप मानते हैं? बिल्कुल है, और उसके लिए वो परिवार भी जिम्मेवार है। देखिए, श्रुति चौधरी ठीक है, बंसीलाल की पोत्री हैं, सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं, और उनकी माँ उनसे ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन श्रुति चौधरी अपने आप को हरियाणा की राजनीति में स्थापित नहीं कर पाई। ना तो वो जनसंपर्क के स्तर पर जन नेता बन पाई, ना ही कुछ कार्य करने की क्षमता उनमें थी। और प्रवीण जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है इन बड़े लोगों का कि उनकी तुलना हमेशा श्रुति की किससे होगी? चौधरी बंसीलाल से, चौधरी सुरेंद्र सिंह से, या उनकी माता जी से। और तीनों ही पैमाने पर श्रुति चौधरी एक नेपथ्य की खिलाड़ी रही हैं। फ्रंट पे आके उन्होंने अपनी ना दावेदारी कहीं की। अब वो युवा हैं, सारी चीज़ें, लेकिन वो कोई चर्चा भी नहीं कर रही है अभी तक कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख रही हूँ। बहुत लोग हैं जो एक्टिव हैं। दूसरी समस्या क्या है, वो और उनकी माँ एक ही दौर में एक साथ एक्टिव हैं। तो जितना जो भी ग्लैमर है, जो सारी चीज़ें हैं, उसका वो श्रेय किरण जी ले जाती हैं, और श्रुति चौधरी एक कोने में बैठी रह जाती हैं। अब आप कहो जी इनको टिकट दो, तो टिकट वो न तो राहुल का सर्वे उसकी अनुमति दे रहा था उस चीज़ की, और जाहिर सी बात है हुड्डा साहब तो क्यों चाहेंगे किरण श्रुति को टिकट मिले। श्रुति को टिकट मिलने का मतलब था कि किरण की सोनिया के दरबार में चलती है। आज किरण चौधरी दावा करने की स्थिति में नहीं है। इस लिस्ट ने साफ कर दिया है कि हरियाणा का कांग्रेस जन जो हुड्डा के साथ जुड़ा है वो आज अपबीट है, बहुत खुश है। उसे ये पता है, सिर्फ ये मान के चल रहा है कि हुड्डा साहब की ही चलिए। क्या इस लिस्ट में जो राजनीति में नेपोटिज्म है कि नेता के बच्चे ही है वो आएंगे, उसको भी कहीं ना कहीं साइडलाइन रखा है उस चीज़ ने? देखिए, इस लिस्ट में जो मैं देख रहा हूँ वो तो बिल्कुल ठीक बात है, नेपोटिज्म जितना है हरियाणा में उतना है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आगे राहुल गांधी की जो कांग्रेस होगी वो इस पर कुछ अंकुश लगाएगी। नए परिवारों के लड़के आ रहे हैं। वरुण मुलाना बेशक फूलचंद मुलाना के लड़के हों, लेकिन फूलचंद मुलाना उस तरीके से परिवारवादी कोई डायनेस्टी के लीडर नहीं थे। एक नॉर्मल आदमी थे, राजनीति में आए, अपनी जगह बनाई जैसी भी थी, और उनका बेटा राजनीति में आ गया। आज भी हम हरियाणा में उसको मुलाना परिवार जैसी कोई चीज़ नहीं करते। दिव्यांशु बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, और आपके
और भी कई लोग होंगे ऐसे इक्का दुक्का। जी बिल्कुल। है ना? इसमें जयप्रकाश जी भी अब खुद ये तो सीजन्ड सारे पॉलिटिशियन है ना, इनको तो आना ये ही तो था। पॉलिटिशियन, लेकिन नेपोटिज्म नहीं हुआ। श्रुति चौधरी नहीं आई तो हाँ, नेपोटिज्म वो को भी नहीं कहीं ना आई, कहीं वीरेंद्र रोका सिंह के गया है। बेटे हाँ, को नहीं लिया। दिव्यांशु बुद्धि राजा हो जाते हाँ, हैं जो तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश के जी, अध्यक्ष जी, हैं तो अभी इस इनके। आरोप से जो है वो थोड़ा सा कांग्रेस अपने आप को मुक्त कर सकती है। और जो मैं ये कहना चाह रहा था कि 2029 मेरी समझ हमेशा ये रही है कि राहुल गांधी 2029 से अपनी पारी खेलना शुरू करेंगे। त्यागी जी, कितनी सीटों पर आप ये मानते हैं कि भाजपा ये दावा कर रही थी हम तो अकेले मैदान में हैं और सरेआम पहली छुट्टी है वो बोल रहे थे? डॉक्टर सतीश त्यागी क्या मानते हैं, कितनी पर कांग्रेस जीत की पोजीशन में है और कितनी सीटों पर कड़ी टक्कर है वो दे रही है? देखिए, मज़ेदार मैं बात बताऊँ आपको। मनोहर लाल जी शुरू से कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। उन्हें ये पता है कि कांग्रेस से मुकाबला है, बाईपोलर चुनाव है, कांग्रेस एक बड़ी ताकत है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए, हम 10 की 10 जीतेंगे। उधर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जो है, आप ये देखिए कि कल परसों ही हुड्डा साहब ने कहा कि मुझे 5 सीटें जिता दो। क्यों 5 जिता दो? आप 10 की बात क्यों नहीं कर रहे? आप 10 की 10 सीटों की बात करो ना। तो आत्मविश्वास ही अंदर से नहीं आ रहा। इस लिस्ट ने ये सिद्ध कर दिया है कि कैंडिडेट्स में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी कोई ऐसा नहीं है कि वो सारे अर्जुन और भीम ही हो, सारे युधिष्ठिर हों, वो भी सामान्य सी कैंडिडेट हैं। अब ये मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच का संघर्ष है, क्योंकि भाजपा का चेहरा मनोहर लाल है और कांग्रेस का चेहरा भूपेंद्र हुड्डा है। तो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस समय ये कोशिश करनी चाहिए, अपना दिखाना चाहिए कि 10 की 10 सीटों की जीत के लिए मैं लड़ रहा हूँ, बेशक कितनी आप जीतें, जिस तरीके से भाजपा मैदान में है। और अगर वो और कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा समय निकाल लेंगे तो इससे पूरे प्रदेश में एक मैसेज अच्छा जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि हुड्डा साहब को अपनी भाषा इस बिंदु पे आके बदल देनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, जो भाजपा इस्तेमाल कर रही है जिस उसको। और चूँकि बाईपोलर इलेक्शन है, इधर भी कुछ भी हो सकता है और धरातल का जो मैनेजमेंट है वो मैटर करता है और कितनी शक्ति से वो कांग्रेस को एकजुट होकर मैदान में ले जाते हैं। तो अगर वो इस तरह की भाषा बोल लेंगे कि हम 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं, तो मेरी समझ ये है कि 5 सीटों पर तो बहुत ज़बरदस्त स्थिति है, नेक टू नेक है कांग्रेस, मतलब कमज़ोर नहीं है कहीं पे भी। और 2 सीटें ऐसी हैं, फरीदाबाद और गुड़गांव, जिसमें कांग्रेस चुनौती देने की स्थिति में है अभी। मेरा जो कुल मिला के जो मेरा इसका अनुमान ये निकल रहा है कि 7+3 जी 7 किसी की भी हो सकती है, मैं कांग्रेस की नहीं कह रहा है ना, और 3 भी किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती और है। वो डिपेंड 10-0 नहीं होगा कम से कम आपकी बार हरियाणा में। 10-0 नहीं है। लिस्ट भी बहुत बढ़िया है, लोगों का मूड भी बहुत अच्छा है, मोदी जी का प्रभाव कम हो रहा है। आज सेकंड फेज के लिए इलेक्शन हो रहा है, पहले की सूचनाएं बहुत अच्छी नहीं आ रही, देश का माहौल बदल रहा है। और अगर ये स्थानीय नेता उस चीज़ को ट्रांसलेट कर पाए उन चीज़ों में, तो बेहतर भविष्य है। भितरघात की कोशिश नहीं करेंगी क्या किरण? करेंगे और करनी भी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जनमत इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो नेता को साइड में रख देता है। प्रवीण जी, एक बात गांठ बांध लीजिए, लोकसभा के जरिए हरियाणा में ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है। और हिसार से ये कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि सारे ही प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी खुद की वोट उस लोकसभा क्षेत्र में है, वो नहीं आती है। ऐसा भी पहली बार देखने को मिल रहा है। विकल्प भी क्या है? अगर वो सारे बाहर के हैं तो कोई तो बाहर का अपना भी लगेगा, है ना। तो जेपी की भी बैकग्राउंड रही है, वहाँ की, वहीं का लीडर है वो। और रणजीत चौटाला का आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति चल रही है। बाकी जो 2 हैं सब सर्वविदित है उनके बारे में। तो मेनली तो ये इलेक्शन जयप्रकाश और रणजीत के बीच का है जी। और अब पहले भी ये संघर्ष हो चुके हैं इस तरह के, तो जयप्रकाश को मैं तो कमजोर नहीं मान रहा। बिल्कुल। इस हेल्दी डिस्कशन में डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा 7+3, तो जो 3 है उसको चलिए मान लेते हैं कांग्रेस का है, तो डॉक्टर सतीश त्यागी की शुभकामनाएं किसके साथ हैं? दीपेंद्र और शैलजा जी, और तीसरी? मेरी शुभकामनाएं हरियाणा की जनता के साथ हैं कि उनको अच्छा नेतृत्व मिले, काम करने वाला नेतृत्व मिले, और सबके साथ हैं शुभकामनाएं। लेकिन ये संभव नहीं है। और अच्छे लोग जिनकी नीयत साफ है, जो कुछ हरियाणा प्रदेश के लिए करना चाहते हैं, जिनके पास कोई एजेंडा है आगे ले जाने का, उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। और खास तौर से युवाओं के साथ हैं। एक वृद्ध होने के नाते मेरी शुभकामना, आशीर्वाद बच्चों के साथ ज्यादा रहेगा। तो 3 लोग कौन हो सकते हैं इसमें से जो मजबूत मानते हैं आप, वो बताइए। चलिए। दीपेंद्र बहुत मजबूत हैं जी।
और ब्रह्मचारी मजबूत हैं सोनीपत सोनीपत से। की। और बाकी आप ये मान लो कि मुझे तो रावदान सिंह भी रावदान सिंह लग रहे हैं, जी। इस समय लग रहे हैं। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर सतीश त्यागी साहब थे और एक पूरा सीटी स्कैन जो कांग्रेस की असली लिस्ट का आज हमने यहाँ पे किया है और तमाम बातों पर खुलकर चर्चा हुई है। और डॉक्टर सतीश त्यागी ये मानते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता पूरी तरह ये हुड्डा साहब की दबदबे की या हुड्डा गुट की ये जीत है, बल्कि ये आला कमान के पाले में ये थी और हुड्डा साहब उन चीज़ों को समझाने में कामयाब रहे कि कौन विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि जो सर्वे चल रहा था कांग्रेस का, उस आधार पर भी इन टिकटों पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव उस चीज़ का डाला है। जो राहुल गांधी हैं वो खुद भी सर्वे करवा रहे थे और उसके बाद ये चीज़ें हैं वो डाली गई हैं। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा कि प्रदेश के कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर वो हैं और 7+3 है, डॉक्टर सतीश त्यागी जी कह रहे थे, और ये समीकरण है वो चेंज भी उसमें हो सकता है। तो तमाम अब उम्मीदवार आ चुके हैं। जो भाजपा लगातार कहती जा रही थी कि हम अकेले ही मैदान में हैं, लेकिन अब कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं वो आ गए हैं। एक गुरुग्राम सीट का इंतजार और बाकी है। तो अब चुनाव है वो पूरा हाई वोल्टेज की तरह है वो चलेगा और लगातार अपने दर्शकों को वो चीज़ें भी हैं हम अपनी दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।